मोदी जी के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आके गुहार लगाते हैं हमारे साथ ये हो रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में जस्टिस के यहाँ से इतने करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और उससे दुखद स्थिति ये है कि बात बात पे जिस प्रकार ईडी सीबीआई लोग दबिश देते हैं, भ्रष्टाचार की बात लोग करते कि वहां पे हम इनको कार्रवाई कर रहे हैं, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी की वो टीम कहाँ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहाँ है, अभी तक क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लॉ ब्रेकर है वो लॉ मेकर कैसे हो सकते हैं। लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है जिस ओर देश जा रहा है। एक पूरी व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा हो रहा है और आप सोच सकते हैं कि अगर न्यायालय पे लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा तो लोग कहां जाएंगे। कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो न्याय गुहार लगा रहे हैं, जिनको न्याय देना है वो खुद कटघरे में है। तो इस प्रकार ये हमेशा समाज में एक नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, एक विशेष कालखंड को लाके हिंदू मुस्लिम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। जिस प्रकार से न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं, जब से न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा के आवास से करोड़ों रुपए कैश में मिले, उसके बाद से लगातार न्यायपालिका सवालों के घेरे में है और सभी लोग इस पे बात कर रहे हैं कि क्या न्यायपालिका सच में ईमानदार है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोहरदंगा से सांसद हैं, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद रंजन जी। तो सर, हमारी पिछली मुलाकात हुई थी झारखंड में चुनाव के दौरान और आपने बहुत सारी बात कही थी, लेकिन अब सर बात न्यायपालिका पे आ गई है। आज तक तो लोग नेताओं पे सवाल लगातार उठाते ही हैं देश में, लेकिन अब न्यायपालिका में जिस प्रकार से जज साहब के घर से करोड़ों रुपए कैश में मिले हैं, उसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि क्या जज साहब के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हिंदी में एक कहावत है कि भूत भगाने के लिए सरसों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सरसों में भूत घुस जाए तो क्या करेंगे आप। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन में आग लगे तो उसे कौन बुझाए। ये बहुत पुराना एक बहुत फेमस गाना है। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ न्यायपालिका की, मैं विशेषकर जिनके यहाँ से जो करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं, एक लोग न्यायालय की शरण में क्यों जानते हैं। जब चारों ओर से निराशा हाथ लगती है तो न्यायालय के शरण में जाते हैं कि मेरे साथ न्याय हुआ है। न्यायालय के शरण में जाते हैं कि न्याय की आस में जाते हैं। उसकी एक विश्वसनीयता होती है, क्रेडिबिलिटी होती है। और अगर हम लोकतंत्र के 3 स्तंभों की बात करें, जुडिशरी, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के, तो एक महत्वपूर्ण स्तंभ ये है। और वही अगर डगमगा जाए, वही लड़खड़ा जाए, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो लोग क्या करें। और एक बात बताऊं, अगर मैं सोच रहा था, मैं सोचता भी हूं कि मोदी जी के कार्यकाल में, आप सोचेंगे मैं आरोप लगा रहा हूं, वो बात नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आके गुहार लगाते हैं हमारे साथ ये हो रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में जस्टिस के यहाँ से इतने करोड़ों रुपये बरामद होते हैं और उससे दुखद स्थिति ये है कि बात बात पे जिस प्रकार ईडी सीबीआई लोग दबिश देते हैं, भ्रष्टाचार की बात लोग करते कि वहाँ पे हम इनको कार्रवाई कर रहे हैं, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी की वो टीम कहाँ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहाँ है, अभी तक क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये यक्ष प्रश्न ही नहीं, एक चिंतनीय बात है और निश्चित रूप से ये सदन में भी बातें आनी चाहिए। और ये सुमोटो, मैं समझता हूँ सुमोटो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पूरे सिस्टम को कहता है, सिस्टम एक पूरी व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा हो रहा है। और आप सोच सकते हैं कि अगर न्यायालय पे लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अभी तक इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये और उससे दुखद स्थिति है। सर, इनको कार्रवाई के नाम पे संजीव खन्ना साहब, जो कि सीजीआई हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेजा है। वहाँ के बार एसोसिएशन का कहना है कि क्या ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ादान है, डस्टबिन है जो भेजा जा रहा है। साथ में एक बात और जोड़ी कि अब जज साहब जब फैसला देंगे तो सामने वाला व्यक्ति तो ये सोचेगा कि क्या इन्होंने दूसरे पक्ष से पैसा लिया हुआ है। इस तरह की बात अब लगातार आ रही है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि टेक्निकल एंगल नहीं, सबसे पहले उनको जो जज हैं, अगर नैतिकता उनमें, तो सबसे पहले उनको त्यागपत्र देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्या स्थानांतरण कथित रूप से अगर किन्हीं पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मैं आरोप करने का मतलब जिस प्रकार की चीज़ें आई हैं उसके कोई वैध पैसा तो है नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया। तो वो बताएं तो सही कि भाई क्या वहाँ पे वो स्थानांतरण कर देना कोई निदान है क्या।
अगर मैंने कथित रूप से मैंने कहा कि कथित रूप से अगर इस प्रकार का आरोप लग रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है, तो सबसे पहले उनको उन पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और तब तक किसी भी प्रकार की उनकी नियुक्ति उनकी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा। उल्टा पुल्टा मैंने इसलिए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जिनको न्याय देना है वो खुद कटघरे में है। तो ये बहुत अजीब सी स्थिति है। इसलिए मैंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार के संवैधानिक संस्थान कहाँ हैं जिनको कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। मोदी जी ने तो कहा था 2014 में, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और न्यायपालिका में कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे इस तरह से नहीं उठे। अब जो नोटों का पहाड़ मिल रहा है उनके समय में, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मोदी जी, और ना कुछ करूंगा, कहने का मतलब किनको संरक्षण दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि मामूली बात नहीं है, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। कि मैंने कहा कि अगर आम लोगों का न्यायालय से अगर विश्वास खो जाएगा तो फिर आगे क्या होगा, किनके पास हो जाएंगे, किनसे कांटेक्ट करेंगे। जिनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय की आशा में जिनके पास जाता है, अगर वो बिके हुए हो, क्या अगर आप एक चीज़ बोल रहे हैं, जो लॉ ब्रेकर हैं वो लॉ मेकर कैसे हो सकते हैं। एक बात, सिंपल सी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए इमीडिएट इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई ऐसे होनी चाहिए कि इस प्रकार के जो पदों में है उन्हें 10 बार सोचना पड़े किसी भी कोई सीमा का अतिक्रमण करने के पहले। सुखदेव जी, जिस प्रकार से अभी कुणाल कामरा का आपने मामला सुना होगा कि कॉमेडियन है और मंच से उन्होंने एक गीत गाया थोड़ा पैरोडी करके, और उसको लेकर जो शिवसेना के लोग हैं उनका स्टूडियो में जाके तोड़फोड़ करते हैं। हम देखते हैं कि इस भारत में कई लोग हेट स्पीच देते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, तो लीगल तरीका भी होता है कि अगर आपने या मैंने किसी ने गलत किया तो उसका एक लीगल कार्रवाई होगी। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तोड़फोड़ करती हैं। ऐसे में क्या भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो कानून है, क्या दोहरा मापदंड है काम करने का उसको? एक रंजन जी, एक कहावत सुनी होंगी, एक बड़ी उक्ति बड़ी फेमस रही है, निंदक नियारे राखिए। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही कि सकारात्मक एक विपक्ष की भूमिका जो होती है, और उनको सचेत करना, उनको सतर्क करना, उनको अंकुश लगाना, और चेक एंड बैलेंस, जिसे कहा जाए चेक एंड बैलेंस की बातें होती है। ये स्टैंडिंग कॉमेडी के माध्यम से अरे उन्होंने कुछ बातें कही है, और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता के नाम पे अगर आप उनके अधिकारों को हनन करेंगे, क्या इतने, और जिस प्रकार के, मैं तो सारी चीज़ों को देखा है, और उन्होंने कहा मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, मैं ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। तो क्या उसके बाद सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार, यहाँ भी उनकी सरकार वहाँ भी उनकी सरकार, तो केवल वो शिंदे जी और फडणवीस जी केवल ये बता दें कि क्या वो न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, या जंगल का राज है किसी पे अगर आपने कुछ कहा, अगर मैंने माना कि आपने किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो उसके लिए कार्रवाई आप करो। लेकिन सरकार आपकी और वो कर रहे हैं कि आप जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो क्या हिंसा के यहाँ पे स्थान है। इसीलिए मैंने कहा कि जो गोडसे के विचारधारा के लोग हैं वो गांधीवादी कैसे हो सकते हैं। और इसलिए मैंने कहा ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, जिस ओर देश जा रहा है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो बोल हैं कई बार विवादित रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई बार जो है आपत्ति की गई कि उनके बोल जो हैं वो सही नहीं है। तो उस बात को तो लेकर जो है सत्ता पक्ष कुछ नहीं कहता, लेकिन एक आम आदमी या कॉमेडियन कह रहा है तो उस पर पूरा का पूरा सिस्टम पड़ जा रहा है। मैं समझता हूँ, मैं आपको थोड़ा और स्मरण दिला दूँ कि योगी जी के सरकार में एक मंत्री हैं बड़े दावे के साथ, जैसे उन्होंने कोई पद्म भूषण जिसे मिला हो या कारगिल वो जीत गए हैं, इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। मैंने दरोगा का मैंने ये किया, वो कानून की उन्हें धज्जियाँ उड़ाई हैं, उस पर मोदी जी चुप, उससे भारतीय जनता पार्टी चुप, उस पर योगी जी चुप। और तो और एक संवैधानिक पद में रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके वक्तव्य आप मैं थोड़ा स्मरण दिला रहा हूँ। इतने करोड़ के गर्लफ्रेंड, रेनकोट पट के बाथरूम में नहाना, कपड़े से पहचाने जाएंगे, तो ये हेट स्पीच की जो बातें आती है, तो आपने जिस ओर कदम बढ़ाया है तो आप लोगों से कैसे अपेक्षा कर रहे हैं जो सार्वजनिक जीवन में है, उनके एक एक शब्द, उनकी एक एक अभिव्यक्ति बहुत मायने रखता है, उसका परिणाम सकारात्मक भी होता है, उसका दुष्परिणाम भी होता है। और मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो चीज़ें आ रही है पूरे वातावरण को अगर विषाक्त कर रहे हैं, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की पूरी टीम उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सर, औरंगजेब की कब्र से आप लोगों को बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है उसके लिए। हालांकि पूरा विश्व अगर हम देखें तो मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है, अंतरिक्ष में एक से नए शोध हो रहे हैं, लेकिन भारत में सरकार कब्र खोदने
में लगी हुई है। देखिए- और आप लोग बड़ा सम्मान करते हैं औरंगजेब का। योगी जी का कहना है कि जो उनके बारे में महानता की बात करेगा उनको गद्दार समझा जाएगा। मैं दो चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं क्योंकि मैंने इतिहास का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय से MA मैंने किया यहाँ से, मैं बहुत विस्तार से मैंने पढ़ा है। मैं एक बात बता दूँ कि सुनीता विलियम्स की अभी लोगों ने स्वागत किया, इतने दिनों बाद स्पेस से लौटी हैं। एक तरफ लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, एक तरफ लोग चांद पे जा रहे हैं, एक तरफ आगे बढ़ने की बातें हो रही है। स्वयं मोदी जी ने भी 2047 का एक उन्होंने कहा कि विकसित भारत की वो बात करते हैं। उन्होंने कहा हम 1000 साल तक का हम कुछ प्लान करते हैं। तो क्या गड़े मुर्दे इसलिए उखाड़े जा रहे हैं कि लोगों को वहाँ पर लाशों का ढेर हो जाए? क्या यहाँ पर एक विषाक्त वातावरण तैयार करके वहाँ पर गड्ढे में लोग को डालना चाहते हैं? तो जो अग्रगामी सोच होना चाहिए वो अधोगामी सोच की ओर है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार ये हमेशा समाज में एक नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और आज भी मैंने कहा जो मुद्दे आपके होने चाहिए वो मुद्दे नहीं है। क्या इस प्रकार के जातिवादी बातें करके, इस प्रकार के धार्मिक जो माहौल को ख़राब करके आप कहना क्या चाहते हैं? रही बात औरंगजेब की बात, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने RSS की बात भी आज मैंने सुनी है। मैं आपको बता दूं, भारत, अगर आप भारत की बात करें तो भारत का कालखंड क्या है? ये भारत वो भारत है ना जिसको कहा जाता है ये विभिन्न संस्कृतियों का मेल्टिंग पॉट, द्रवण पात्र। शक भी यहाँ है, हून भी यहाँ है, कुषाण भी यहाँ है, अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए, और तो आर्य भी आए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि अगर आप उठा के देख लें, ऋग्वेद उठा के देख लें, आप सारी चीज़ें देख लें, सारी चीज़ अवस्था में सारी चीज़ें हैं कि आर्य कहाँ से आए, कैसे हमने ये किया। तो सारी चीज़ें जो है तो कोई नई चीज़ नहीं। हमने भारत की यही तो खूबसूरती है, अपने आंचल में विभिन्न संस्कृतियों को हमने समेटा है। अगर गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते हैं, अनेकता में एकता की हम बात करते हैं, ये भारत की खूबसूरती है। प्रकृति यहाँ पे विभिन्न रंग दिए हैं जिसको हमने एक गुलदस्ते में सजाया है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। एक विशेष कालखंड को लाके हिंदू मुस्लिम, इससे भी अलग और भी जिसे कहा जाता नहीं, और भी चीज़ें हैं जिसे लेके भारत को आगे बढ़ना चाहिए। इनके प्रायोरिटीज क्या होने चाहिए? इसलिए मैंने कहा कि किस ओर भारत को ले जाना चाहते हैं? भारत को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं कि भारत को पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं? लेकिन सर एक बात ये भी है कि कर्नाटक में जिस प्रकार से मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है, तो उसमें कहा यह जा रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि खुद तो धर्म की राजनीति करते हैं, और बिहार में भी चुनाव है तो वहाँ जाति जनगणना करवा रहे हैं और जात पात की बात कर रहे हैं। लेकिन इंदिरा जी के टाइम पे आप लोग जो है न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो जात पात से दूर होने की बात करते थे। अब है जाति जनगणना और धर्म के आधार पर आरक्षण, और धर्म के आधार पर आरक्षण जो है वो संविधान बना करता है। मैं समझता हूँ आज पे आपने हमारे DK शिव कुमार जी का आज उनका वक्तव्य भी आपने सुना होगा। मैंने कहा इनके अनुकूल क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, ताकि समाज में एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो कर पाए। मैं थोड़ा बतला दे रहा हूँ कि उन्होंने माइनॉरिटी की बात उन्होंने कही है, और एक राज्य, मैंने कहा कि पहले बार बाबा साहब का जो हमारा संविधान में जो चीज़ें दी है, जो कांग्रेस पार्टी उसे मान के चलती, राहुल गांधी जी लगातार संविधान बचाओ की जो बात कर रहे हैं, उसके पीछे का आरक्षण है। आरक्षण ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण है वो प्रतिनिधित्व है समाज के शोषित वर्गों का, चाहे वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, किसी भी कारण से उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो प्रतिनिधित्व देने की बातें आई है। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है जिसको हमने अडॉप्ट किया है। रही बात राज्य के जो लिस्ट होते हैं, चाहे शेड्यूल लिस्ट होते हैं, शेड्यूल लिस्ट चाहे उसमें SC की बात करें, ST की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, OBC की बात करें, सरकार हर राज्यों का अपना वो लिस्ट होती है जिसमें राज्य स्टेट लिस्ट होती है जिसमें उनको देखती है। ये बात ने जरूर वहाँ के हमारी सरकार ने इन चीज़ों को देखा, समझा कि किन्हें हमें विशेष प्राथमिकता देके इन्हें मेन स्ट्रीम पे लाई जाए। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने केवल मुस्लिम शब्द को पकड़ा। उन्होंने तो माइनॉरिटी में क्रिश्चियन भी हैं, माइनॉरिटी में पारसी भी हैं, माइनॉरिटी में सिख भी हैं, माइनॉरिटी में बौद्ध भी हैं, माइनॉरिटी में जैन भी है, लेकिन उन्होंने केवल मुस्लिमों को इन्होंने पकड़ा। तो मैंने कहा कि इन्हें उन शब्दों को लेके कैसे यहाँ पर एक वैमनस्यता फैलाया जाए, कैसे राजनीति कैसे किया जाए, कैसे पोलराइज किया जाए, ये उनकी मंशा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ आपने देखा होगा आज इन्होंने जयराम रमेश जी ने प्रिविलेज मोशन भी उन्होंने दिया है, इसलिए दिया, वो भी संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध, कि आपने सदन को मिसलीड किया है। तो ये तो इनकी प्रवृत्ति रही है।
तो कोई नई बात नहीं, लेकिन मैं आज भी कहना चाहता हूँ हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं और निश्चित रूप से हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और आपने अगर बात कही जिनके बारे कहा जात पे ना पात पे मोहर लगेगा हाथ पे, ये आज भी हम मान के चलते हैं। हाँ, ये अलग बात है, जैसे संविधान में मौलिक अधिकार की बातें आती है, समानता का राइट टू इक्वलिटी की बात आती है, लेकिन बावजूद उसके जो अनुसूचित क्षेत्र है या जो रिजर्व सीट है उसमें एक वर्ग विशेष के ही उसमें चुनाव लड़ सकते हैं। इसे कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ताकि उनका वहाँ प्रतिनिधित्व हो। तो इस प्रकार की चीज़ें आती है, वो असंवैधानिक नहीं है, संविधान ने अधिकार हमें दिया है। कहना है कि आज तक पहले नहीं बात की, जब इंदिरा जी थे तब इन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई? जब खुद 60 साल देश में राज किया तब तो आप जाति जनगणना नहीं करवा रहे थे। मैं समझता हूँ एक इवोल्यूशन प्रोसेस होता है, समय के साथ साथ बहुत सारी नीतियां बनती हैं। आपने संविधान में देखा होगा कि संविधान में कितने संशोधन हमारे 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन हुए, अभी भी हमारे संशोधन चल रहे हैं। तो यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है कि बदलते परिवेश के साथ अपने को एकोमोडेट हम करते हैं, तो ये प्रगति का द्योतक है। आज हमें महसूस होता है कि एक्सरे हम करें। आपने देखा होगा पहले आप जब डॉक्टर के पास जाते थे वो नब्ज देखे आपको दवाई देते थे, लेकिन हम हर चीज़ के लिए अब हम वो करते हैं, पैथोलॉजी के पास जाते हैं, सारी चीज़ों को जाँच होती है, जाँच करने के बाद हम उसकी दवाई देते हैं। तो राहुल गांधी जी ने अगर किन बातों को अगर कहा है, उसके पीछे मंशा कि हम हर चीज़ों को पहले देख लें, एक एक्सरे कर लें और किन की क्या प्रायोरिटी है, क्योंकि जाति के आधार पे बहुत सारी हमारी प्राथमिकताएं होती है। उनके अपने कल्चर कैसे हैं, उनके आधार पे उनकी इकोनॉमी हम कैसे कर पाएँ। क्योंकि बहुत बार ऐसे देख ले जैसे कुछ फैमिली होती है, पैट्रिलिनियल फैमिली होती है, कुछ पैट्रियार्चल फैमिली होती है, तो सर्वे के बाद हम उनके आधार पे अपनी चीज़ों को अक्षुण्ण रख के बचा के हम प्रगति में आए, आगे कर पाएँ, ये हमारी मंशा है। सर, आज राहुल गांधी भी जंतर मंतर पहुंचे थे और नई शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने सरकार पे हमला बोला कि किस प्रकार से इतिहास का भगवाकरण किया जा रहा है। और शिक्षा नीति की बात उठी तो सर एक खबर आई हुई है, बीएचयू से शिवम सोनकर एक छात्र है जिसका कि एडमिशन हो गया है पीएचडी में, लेकिन उसको एडमिशन दिया नहीं जा रहा, उसने वो एंट्रेंस पास कर लिया है। हाँ, तो ये काफ़ी न्यूज़ में ये 2 दिन से चल रहा है कि और उसका जनरल कोटा में हुआ है। तो सर ये कौन सी व्यवस्था चल रही है कि जिसमें एंट्रेंस तो पास कर ले रहा है लड़का, लेकिन उसको बीएचयू मना कर दे रहा है? आपको मैं बता दूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं। जिस प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक संघ के लोगों को जिस प्रकार प्रवेश दिया जा रहा है, जो लिबर्टी दी जा रही है, उन चीज़ों विषय वस्तु का प्रवेश जो किया जा रहा है, जो कहीं से भी प्रगति का द्योतक नहीं है। एक दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने उन्हीं चीज़ों को इंगित किया है कि आज हमारे समाज क्या, आज हमारे पास स्थिति क्या है। आज जिस प्रकार बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिन चीज़ों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या जिन चीज़ों को लेकर हमें बढ़ना चाहिए, पूरी की पूरी मैंने कहा कि एक सारी इनकी प्रवृत्ति संघ की ओर ले जाना। आरएसएस की विचारधारा क्या, और आरएसएस की विचारधारा क्या है? इतिहास को बदलो, इतिहास को तोड़ो मरोड़ो। और मैंने कहा इतिहास बनाए जाते हैं, इतिहास को पढ़े नहीं जाते हैं। आप ऐसा काम करो कि स्वयं इतिहास बन जाएगा। इनके मन में एक कॉम्प्लेक्स है, आरएसएस के मन में एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है? इसे कहा जाए इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों हो? क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में स्वयं भाग नहीं लिए, इन्होंने कोई माफ़ी मांगा। इन्होंने क्या किया कि भाई आप देखो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन, उसका इन्होंने विरोध किया। तो ये आज़ादी की लड़ाई में स्वयं भाग नहीं लिए, आज कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, तो वो चाहते इतिहास को बदल दे। इनका नेहरू जी का जो यहाँ पे योगदान रहा, जिस प्रकार नए भारत जो आज सामने देख रहे हैं, तो नेहरू जी से भाई, इसलिए इस प्रकार की चीज़ों ने हमेशा जब भी अवसर मिला नेहरू जी को बदलना चाहते हैं। लेकिन नेहरू जी का जो योगदान है, इतिहास में जो उनका योगदान है, वो उसे चाहते हैं कि वो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। आज मैंने कहा एक अलग अलग, जब हम इतिहास में हम लोग पढ़ते थे तो मोटे तौर पे एंसेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे मोटे तौर अलग अलग कालखंडों में पढ़ाए जाते थे। इन्होंने किसको चुना? केवल मेडिवल इंडिया को। और मेडिवल इंडिया चुन के वो चाहते हैं कि उसमें भी मुगल को, और मुगल को चुन के वो कहीं न कहीं वो एक जिसे कहा जाए एक अल्पसंख्यक को उनको टारगेट करके उनको प्रताड़ित करने का ये प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर पूरे, मैंने कहा कि कोई एक कालखंड को नहीं उठा, आपको उठाना है, आपको विश्लेषण करना है, चीज़ों को जानना है, तो आप शुरू से उठा के देखो ना कब से क्या है। सर एक तो खुद ये मुस्लिम के बारे में हमेशा नेगेटिव कमेंट देते हैं आरएसएस के लोग, अभी औरंगजेब को लेकर दे रहे हैं और माहौल बनाते रहते हैं। लेकिन अभी आरएसएस के जो इंद्रेश जी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो इफ्तार में जाते हैं, तो एक तरफ तो खुद वो उस तरह के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को मनाही करते हैं, तो मंशा क्या होती है? मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़ा
इंद्रेश जी की बात नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी की बात में याद कराता हूँ। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य क्या थे? एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, उनके वक्तव्य हैं। लेकिन वचनम किम दरिद्रम, ये शब्दों में जरूर कहने के, व्यवहार में वो हमेशा विषाक्त वातावरण कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज भी हम हैं, आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि देश को आगे ले जाने की बात करें, देश को पीछे ढकेलने की बात ना करें। और मैं समझता हूँ ये गड्ढे खोद के पाताल में ना जाए, वो स्पेस में जाए, मंगल में जाए, चांद पे जाए, उस ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे लोग, हमारे वैज्ञानिक सोच, इनको एक मैं समझता हूँ चैनलाइज करने का, उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। उनको ये ना करके, वो मैंने कहा कि वो पीछे देख रहे हैं, वो देश के लिए घातक है। सर एक आखिरी सवाल, कतर के शेख आए हुए थे तो बहुत ही स्वागत हुआ, खुद भी गले लगाते हैं, बाहर जाते हैं तो मस्जिदों में भी जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन जब भारत में आते हैं, जब चुनाव खास कर आते हैं, तब उनके बोल बदल जाते हैं। तो आखिर जब भारतीय सीमा के उस पार जाते हैं तब प्रधानमंत्री जी, मोदी जी कुछ और हो जाते हैं, जैसे ही देश में आते हैं कुछ और हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? आपने देखा होगा जब वेटिकन सिटी जाते हैं तो पोप से जिस पर मिलते हैं, और जैसे कतर के शेख हैं उनसे मिलते, उतना ही नहीं, बिन बुलाए बिरयानी खाने भी चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा इनकी विश्वसता स्वयं डाउटफुल हो गई है। और ये हर लोग अब समझने लगे हैं कि चुनाव के लिए पोलराइज करने का एक इनका कुत्सित प्रयास है। लेकिन मैंने कहा भारत ना झुका है, ना झुकेगा, ये भारत आगे बढ़ता रहेगा। और इसलिए हमने कहा हम उन संवैधानिक मूल्यों को राहुल गांधी के नेतृत्व में लेके चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, संघर्ष करेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा, और यही हमारी, मैं समझता हूँ, इसलिए हम संघर्ष में विश्वास करते हैं। और आज भी हमारे देश प्यारा है, और अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, इस भावनाओं के साथ हम चल रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल सर, बस एक कमेंट कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव में 20 राज्यों से ज़्यादा सरकार भाजपा की है सर। जहां भी चुनाव हो रहे हैं तो उनको जनता समर्थन दे रही है। वो यही कह भी रहे हैं कि अगर ऐसा है तो जनता हमें क्यों चुन रही है। और अब अगला चुनाव जो सर बिहार में होना है, ऐसे में मंडल और कमंडल की वहाँ राजनीति छाई रहती है। आपको बताऊँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 1947 लेके आज हो गया 2025, टोटल ये कैवी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा है। ये 18वीं लोकसभा में कांग्रेस कितनी बार, 18 में कितनी बार सत्ता में रही है देश में, राज्यों में, देश में? तो 70 सालों में इनके कितनी बार इन्होंने रहा है? तो निश्चित रूप से जब एक लोग, बहुत परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। बहुत लोग सोचते हैं, आपको सारे लोग कांग्रेस के विचारधारा से लोग, यहाँ आज भी भारत के लोग सेक्युलर हैं, मिजाज से सेक्युलर, लेकिन कभी कभी परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा, अभी क्लाइमेट चेंजेस में देखते होंगे ना, बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ का पानी पिया नहीं जाता है। तो ये आप मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी इतने राज्यों में आ गई है तो हमारे लिए स्वीकार्य है। ये अलग बात है, डेमोक्रेसी में इसका महत्व तो है, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हम रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, थोड़े से कुछ मैं जरूर कह सकता हूँ कि अभी बीच में जिसे कहा जाए ना कि हम कुछ ये चीज़ों को जो आप प्रगति पे चलते हैं तो कभी कभी अवकाश लेने पड़ते हैं। तो समझिए एक टाइप ऑफ इसे कह ले कि ये चीज़ें हैं। आज भी लोग हमें प्यार करते हैं, आगे भी हमें प्यार करेंगे। सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजन जी। और आपने एक अंतिम सवाल करके जिस बेबाकी से आपने इतनी चीज़ें पूछे, मैं समझता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है सर। तो सुखदेव जी लोहरदंगा से सांसद है कांग्रेस के, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी को पिया नहीं जाता है, तो इन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। सरकार अपनी बात कह रही है, सरकार है कि मानने का नाम नहीं लेती कि किस प्रकार से वो हिंदू मुस्लिम में व्यस्त है यार, और जो है औरंगजेब के कब्र खोदने में व्यस्त है, जबकि विश्व जो है मंगल और चांद की ओर बढ़ता ही जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।